वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके ऑलरेडी हम 3 वीडियोस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर की चौथी वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी डिटेल में सोल्व किया हुआ है, वो उसकी आपको चैनल पर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। हमसे बोला गया अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट करेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल होता क्या है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि हेक्सर-रोलिन के मॉडल में इम्प्रूवमेंट है। उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से नेशन, कोई भी नेशन है जो कमोडिटी को बनाता है, वो 2 ही कमोडिटी बनाता है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में कहा जाता है कि एक नेशन जो है जो 2 कमोडिटी बनाता है, लेकिन वो कितने फैक्टर का यूज़ करता है, 3 फैक्टर का यूज़ करता है। कितने फैक्टर्स का यूज़ करता है, 3 फैक्टर का जो है यूज़ करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल होता क्या है। जैसे हेक्सर-रोलिन की जो थ्योरी होती है ना, हेक्सर-रोलिन के जो मॉडल है वो आपने देखा होगा 2/2 का जो मॉडल है उस पर बेस है। इसमें कहा जाता है 2 ही कमोडिटी होती है, 2 ही फैक्टर होते हैं और ये फैक्टर मोबाइल होते हैं कि आसानी से एक देश से दूसरे देश में इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मोबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल इसी बात पर फोकस करता है। वो ये कहता है कि कोई भी नेशन है ना, जैसे नेशन 1 मैंने आपको कहा, नेशन 1 2 कमोडिटी बनाता है। नेशन 1 क्या कर रहा है, 2 कमोडिटी बना रहा है। जैसे मान लो एक फूड बना देता है, दूसरी कमोडिटी वो क्लॉथ बनाता है। तो वो क्या करता है, फूड और क्लॉथ 2 अलग अलग कमोडिटी हैं। इनमें जो एक फैक्टर वो यूज़ करता है वो तो दोनों में सेम होता है। जैसे कि फूड बनाने में भी लेबर का यूज़ किया जाता है और क्लॉथ बनाने में भी वो लेबर का यूज़ करता है। तो लेबर एक फैक्टर तो है मोबाइल दोनों में, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है, जैसे कि मान लो फूड में दूसरा फैक्टर का यूज़ करता है वो लैंड। तो लैंड जो है स्पेसिफिक फैक्टर है यहाँ पर, कि ये वो लैंड है जिस पर आपने मान लो किचन बना लिया, तो ये वो किचन है जो सिर्फ आप इसी फूड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और दूसरी कमोडिटी क्या बना रहे हो, आप क्लॉथ बना रहे हो ना, तो क्लॉथ में आप दूसरी जो एक फैक्टर यूज़ करोगे, मान लो मशीन, ये वो मशीन है जिससे आप क्या बनाओगे, क्लॉथ्स को बनाओगे। तो आप जो जिस मशीन से आप क्लॉथ बनाते हो उस मशीन से आप खाना नहीं बना सकते। तो ये कहना चाहता है कि जो क्लॉथ बनाने के लिए जो मशीन है वो एक स्पेसिफिक फैक्टर है जिससे सिर्फ क्लॉथ ही बनेंगे। और उसी तरह से जो यहाँ पर जो लैंड है, ये जो है फूड के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर है। तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल हमेशा आपको ये बताता है कि एक नेशन है वो 2 कमोडिटी बनाता है, लेकिन 3 फैक्टर्स का वो यूज़ करता है, जिसमें से एक फैक्टर तो लेबर यहाँ भी है, लेबर यहाँ भी है। लेबर तो इन दोनों में ही कैसा फैक्टर है, मोबाइल फैक्टर है, लेकिन लैंड और मशीनरी क्या है, इमोबाइल फैक्टर होता है। अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है पेपर में वो ये पूछा जाता है, अब आपको ये बात सारी सिचुएशन समझ आ गई। ये वाली बात होती है ट्रेड होने से पहले। अब इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से मान लो नेशन 1 है जो कि लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो हेक्सर-रोलिन के हिसाब से लेबर अबंडेंट कंट्री को लेबर गुड्स में का प्रोडक्शन करना चाहिए, उसी को बेचना चाहिए। ठीक है, अब नेशन 1 मान लो लेबर अबंडेंट कंट्री है, वो एक्स कमोडिटी को बनाता है। एक्स कमोडिटी क्या है हमारे पास, फूड। ठीक है, फूड को बनाता है और इसका ही वो एक्सपोर्ट करेगा, उसने सोच लिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब वो एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है तब वेज रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वेज रेट जो लैंड को जो पेमेंट फैक्टर पेमेंट दी जाती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो मशीन हम यूज़ करते हैं मशीन की फैक्टर पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेबर को जो वेज रेट दी जाती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको इसमें ये बताना पड़ेगा। तो आपको ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 2 कमोडिटी बनाई जाती हैं। फर्स्ट 2 कमोडिटी बनाई जाती है फूड, उसमें लैंड यूज़ की जाती है और कैपिटल, जो अगर लैंड यूज़ की जाती है और लेबर यूज़ की जाती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी। अब देखिए, अब जो चीज़ आपको समझने की है वो क्या, अब इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से आपने एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और जो आपकी एक्स कमोडिटी है ना वो मान लो लेबर, उसमें लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा। जब आप
एक्स कमोडिटी फूड का क्या करोगे, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हो तो आप उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो आप लेबर की डिमांड को इंक्रीज करोगे। जैसे ही आपने लेबर की डिमांड इंक्रीज करी तो वो ये कहेगी हमारी नॉमिनल वेज रेट जो है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो उनकी रियल वेज रेट उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितना, क्योंकि क्या है स्टार्टिंग में क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं और जो प्रोड्यूसर वेज रेट देता है ना लेबर को वो कम बढ़ रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, वेज रेट कम तेज़ी से बढ़ती है, तो इसकी वजह से उनकी जो रियल वेज रेट है वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी। सेकंड, अब देखिए अभी हमने क्या बात की थी कि लेबर का यूज़ सिर्फ आपको एक्स कमोडिटी में यूज़ नहीं करना, वाई कमोडिटी जो बनाई जाती है उसमें भी हम क्या करते हैं, लेबर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आपने किसकी क्वांटिटी को बनाना ज़्यादा प्रेफर कर लिया, आपने कहा ना कि आप एक्स में स्पेशलाइजेशन करोगे, तो आप वाई कमोडिटी में जो लेबर है या वाई कमोडिटी को बनाना प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपने एक्स कमोडिटी में एक तरह से स्पेशलाइजेशन कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है, वाई कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड भी कह सकते हो आप कम हो जाएगी, या फिर आप उसको बनाना प्रेफर नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में वाई कमोडिटी में जितनी भी लेबर की ज़रूरत है, लेबर की डिमांड आप क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। अब लेबर की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या कहा, जो रियल वेज रेट है ना लेबर की, यहाँ पर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि उल्टा केस है ना, यहाँ पर रियल वेज रेट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पर रियल वेज रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आपने देखा लेबर क्या है, एक मोबाइल फैक्टर है, क्या फैक्टर है, एक मोबाइल फैक्टर है, कि वो एक्स कमोडिटी में भी यूज़ हो रहा है, वाई कमोडिटी में भी यूज़ हो रहा था, लेकिन आपने इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइजेशन एक्स में कर लिया, तो अब वाई कमोडिटी उतना बनाओगे नहीं, तो आप लेबर की डिमांड नहीं करोगे, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आपकी एक तरफ तो रियल वेज रेट घट रही है, और जब आप वाई कमोडिटी की बात करते हो तो आपकी रियल वेज रेट बढ़ रही है। तो आप ये कहोगे इंटरनेशनल ट्रेड होने पर जो लेबर की जो फैक्टर पेमेंट है वेज रेट, उसका हम सही तरह से डिटर्मिनेशन नहीं कर पा रहे। तो आपका जो आंसर होगा ना वो ये होगा कि जो आपका मोबाइल फैक्टर है ना उसकी क्या वेज रेट रहेगी आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि एक बार तो रियल वेज रेट बढ़ रही है और एक बार रियल वेज रेट घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया वो क्या आया, रियल वेज रेट आर एम्बिगुजियस, इसका मतलब है कि रियल वेज रेट एक अस्पष्ट सिचुएशन को दिखा रही है, आप उसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला देखिए, कैपिटल लैंड, आप क्या है, ये आपका स्पेसिफिक एक्स कमोडिटी को बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए था। लैंड क्या था, एक स्पेसिफिक फैक्टर है, और एक्स कमोडिटी क्या है, आपकी एक्सपोर्टेबल गुड है, तो आप लैंड वगैरह का यूज़ तो करोगे, ठीक है, क्योंकि वो तो चाहिएगी आपको। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब आप इसी में ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब इंटरनेशनल लेवल पर एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप कहोगे आप लैंड की डिमांड को भी इंक्रीज करोगे, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब आपको लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी यहाँ पर आपको स्पेसिफिक फैक्टर की क्वांटिटी भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या है, जो आपके पास लैंड है, लैंड की आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, तो जिसकी वजह से जब लैंड की डिमांड इंक्रीज हो रही है और आपको एक्स कमोडिटी बनाने के लिए, एक्स जो आपकी एक एक्सपोर्टेबल गुड है उसकी कमोडिटी को बनाने के लिए लैंड चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एक तरफ आपकी लैंड की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आपको एक्स कमोडिटी में वो चाहिए, लेकिन आप लैंड की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, तो इसकी वजह से लैंड की जो फैक्टर पेमेंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगर आप वाई कमोडिटी की बात करें, अब आपने जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में कर लिया है, एक्स में कर लिया है, तो आप वाई कमोडिटी बनाना प्रेफर नहीं करोगे ना अपने देश में, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रेड के बाद की सिचुएशन को देखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वाई कमोडिटी की डिमांड एक तरह से अगर हम कहें तो वो घट जाती है, और जब वाई कमोडिटी की डिमांड घट जाती है आप उसका प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे क्योंकि आपने स्पेशलाइजेशन एक्स में कर लिया, तो जिसकी वजह से आपको जो मशीन के जो पेमेंट करनी है फैक्टर पेमेंट, आप उसको भी कम करोगे, जिसकी वजह से रियल जो फैक्टर पेमेंट है किसकी, मशीन की, वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
अब जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा रिजल्ट आया, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल हमने पूरा पढ़ा, इससे जो हमारा रिजल्ट क्या निकला, हमारा रिजल्ट निकला कि हमारे पास जो मोबाइल फैक्टर है ना, जो हमारा मोबाइल फैक्टर है उसका क्या इम्पैक्ट, उस पर क्या असर रहेगा। मोबाइल फैक्टर लेबर है, लेबर को क्या वेज रेट मिलेगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया क्यों। और जो दूसरा जो फैक्टर है लैंड, जो कि हम एक्सपोर्टेबल गुड्स में यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्टेबल गुड्स में यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले फैक्टर को क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा, उनको फैक्टर पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ। और जो कैपिटल मशीनरी है, वाई कमोडिटी, जो वाई कमोडिटी है, अब हम उसको नहीं बनाएंगे तो हम इसका धीरे धीरे प्रोडक्शन को घटा देंगे, तो यहाँ पर जो हमें रियल फैक्टर पेमेंट है वो हमें अब कम करनी पड़ेगी। तो ये इसका रिजल्ट आया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन को ही देखिए, ट्रेड करने से क्या होगा, ट्रेड बेनिफिट द फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ ईच कंट्री। यहाँ पर है ट्रेड अगर होता है तो जिस भी स्पेसिफिक, जो भी हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर है, तो जिस कोई भी कंट्री, जैसे नेशन वन है, एक्स कमोडिटी बना रही थी तो उसमें वो लैंड का यूज़ कर रही थी, तो वो ये कह रहा है कि ट्रेड करने से स्पेसिफिक फैक्टर को तो फ़ायदा होगा और एक्सपोर्टेबल गुड्स में फ़ायदा होगा, लेकिन इम्पोर्टेबल गुड में क्या होगा, नुकसान होगा। और जो एम्बिशियस फैक्टर है, जो मोबाइल फैक्टर है, जो कि हमारा लेबर था, लेबर हमारा क्या था, मोबाइल फैक्टर था, जो आसानी से मोबाइल हो सकता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूज़ किया जा सकता था, वहाँ का जो रिजल्ट है वो कैसा है, एम्बिगुजियस है। एम्बिगुजियस का मतलब है कि वेज रेट क्या रहेगी ये हम सही तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या समझ आया कि हम जो एक्स कमोडिटी, जो हमारी एक्सपोर्टेबल गुड्स में, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक्सपोर्टेबल गुड्स में जिस स्पेसिफिक फैक्टर का यूज़ करते हो तो आपका फ़ायदा होगा, और जो आपका मोबाइल फैक्टर है उसका रिजल्ट आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक एम्बिगुअस सिचुएशन को दिखाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आपको ये मॉडल एक बारी में समझ नहीं आएगा, मैं आपको कहूँगी कि आप इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी ज़रूर करें। मैंने आपको फिर भी एक हिंट देने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एमराइजिंग जो ग्रोथ है वो क्या बताती है। ये जगदीश भगवती द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। उसमें वो ये बताना चाहते हैं कि पुअर नेशन जो होते हैं, जो कि अपनी ग्रोथ सिर्फ एक्सपोर्ट पर डिपेंड रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो किसी कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसी का एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड उसकी पहले से खराब हो जाती हैं। मतलब ग्रोथ करने की वजह से, क्योंकि उनकी ग्रोथ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ होती है, कि पूरा नेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तभी ग्रोथ होगी। तो एमराइजिंग ग्रोथ में जगदीश भगवती ये कहना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ बाय पुअर नेशन, जो गरीब देश होते हैं, जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट की ग्रोथ पर ही अपनी ग्रोथ मानते हैं, और फिर ग्रोथ करने की वजह से, जैसे स्पेशलाइजेशन करने की वजह से उनके साथ क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड उनकी पहले से भी बदतर हो जाती है, और उनको फ़ायदा होने की बजाय, एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा होने की बजाय क्या हो जाता है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये बात, इसी कॉन्सेप्ट को एमराइजिंग ग्रोथ का नाम उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं, जो सिर्फ एक्सपोर्ट पर ही अपनी ग्रोथ को बेस मानकर चलती हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है ना, उनकी जो डिमांड होती है डेवलप कंट्री में, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है लो होती है। लो इलास्टिसिटी होने की वजह से उस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की दूसरे देशों में उतनी डिमांड नहीं होती। जब डिमांड ही नहीं होगी तो आपको उतनी इनकम नहीं आएगी, जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फ़ायदे में जाने की बजाय क्या हो जाता है, नुकसान में चली जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी मॉडल। जो ग्रेविटी का जो मॉडल है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। इन्होंने कहा जो ग्रेविटी का मॉडल है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ग्रेविटी का इंटरनेशनल ट्रेड में मॉडल दिया गया था, वहाँ पर आपने इस इक्वेशन को देखा होगा। अब मैं आपको ये समझाती हूँ ये क्या है। TIJ की वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है, कि किसी भी देश के साथ आप व्यापार करते हो, कितना व्यापार होगा, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड।
एक कांस्टेंट होता है जो जिसकी वैल्यू एक फिक्स होती है, ठीक है। अब मान लो दो नेशन है ए और बी, ठीक है। यहाँ पर है नेशन वन की जीडीपी, ठीक है। जीडीपी ऑफ नेशन, दो नेशन है ना, सॉरी यहाँ पर ए कांस्टेंट हो गया ना, ए यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब मान लो नेशन Y1 नेशन YJ, ये दो नेशन है, ये इंडिया लगा लो, ये आप यूएस लगा लो। तो ए आपका कांस्टेंट रहेगा और ये है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की कितना जो ट्रेड है दो देशों के बीच में होगा। यहाँ पर है Y1 का मतलब है इंडिया की जीडीपी का मूल्य कितना है, इंडिया की जीडीपी कितनी है, और Y1 है यूएस की जीडीपी कितनी है। और डी यहाँ पर अपॉन में क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कि जो दो देश है इंडिया और यूएस के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये वाली इक्वेशन आपको ये समझाना चाहती है कि जीडीपी में और ट्रेड में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे उसका ट्रेड का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर मान लो आप इंडिया जो है किसी एक ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है जो उससे बहुत दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, जिससे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी अगर आप उस कंट्री के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है। आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तो डिस्टेंस का तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन जीडीपी के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। मैं आपको यही समझाना चाहती थी। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, डिस्टेंस और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ट्रेड दूसरे देश के साथ कम होगा। मान लो इंडिया और यूएसए है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता तो इनके बीच में होने वाला ट्रेड भी कम होता। अगर दो देश जैसे कि मान लो इंडिया है और नेपाल है, अब इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है बहुत ज़्यादा, तो इनके बीच में होने वाला ट्रेड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हमारा बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर है कि डिस्टेंस और ट्रेड के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जीडीपी और ट्रेड वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए द स्मॉलर एंड क्लोजर टू कंट्री आर द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ये गलत है। जितनी ज़्यादा जितना दो कंट्री एक दूसरे के नज़दीक होंगी उतना ज़्यादा उनमें ट्रेड होता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल उल्टी बोली गई है, ठीक है। कि जो दो कंट्री हैं वो आप जितना स्मॉल डिस्टेंस है, जितना जैसे कि जितना कम डिस्टेंस है उतना कम ट्रेड होगा, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए, द लार्जर एंड क्लोजर टू कंट्रीज द लार्जर द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन एक्सपेक्टेड टू। जितना ज़्यादा दो कंट्रीज एक दूसरे के क्या होंगी, लार्ज कंट्री है, और जितना वो एक दूसरे के नज़दीक होंगी उतना ज़्यादा उनमें क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा ट्रेड होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही बोली गई है। द लार्जर एंड द क्लोजर द टू कंट्री, जैसे ए और बी कंट्री जितना एक दूसरे के नज़दीक होंगी या जितनी बड़ी उनकी जीडीपी होगी उतना ज़्यादा उनमें ट्रेड होगा, और जितनी वो क्लोज होंगी एक दूसरे, डिस्टेंस जो है जितना कम होगा उतना भी उनमें ट्रेड होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द नॉमिनल टैरिफ ऑन कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड इज 10%। आपको नॉमिनल टैरिफ दे रखा है फाइनल गुड्स पर 10%, वो दे रखा है 10%। रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट एंड टू प्राइस टू फाइनल कमोडिटी इन एब्सेंस ऑफ टैरिफ। आपको कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट का प्राइस के साथ जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है, और टैरिफ जब 0 हो तब आपको 0.8 दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने बोला है नॉमिनल टैरिफ जो इम्पोर्टेड इनपुट पे लगता है वो आपका 0 है। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन निकालनी है। यही क्वेश्चन हमने शिफ्ट 1 में भी सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन हमसे शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फॉर्मूले को लगा देना है। मैंने आपको तब भी समझाया था कि आप कैसे लगाओगे। टी क्या है, ये है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। टी है कि नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ ऑन फाइनल कमोडिटी, जो कि आपको 10% दे रखा है। तो 10% का आप क्या करोगे, 10% का आप क्या करोगे, जब ऐसे करोगे तो 0.10%, 0.10। उसके बाद आपको रेशियो ऑफ क्या दे रखा है, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट टू प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी। ये रेशियो आपको 0.8 गिवन है, तो आप यहाँ 0.8 लिखोगे।
T1 क्या है? T1 है आपके पास टैरिफ ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट। ये आपके पास 0 गिवन है। आपने क्या करना है क्वेश्चन में, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखिए हमने वैल्यूज को पुट किया है। अभी मैंने आपको क्या कहा, फाइनल कमोडिटी पर जो टैरिफ लगता है वो 10% था, तो परसेंटेज को हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। जो रेशो दे रखा था फाइन इनपुट का और प्राइस ऑफ इनपुट का 0.8 वो है। जो आपकी इम्पोर्टेड इनपुट जो होती है उस पर जो टैरिफ है वो हमें 0 दे रखा है, वो हमने क्वेश्चन में पुट किया। तो 0.10 माइनस 0.8 यहाँ 0 पुट किया, तो 1 माइनस 0.8। जब ये किया 0.10 अपॉन 0.2, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका 0.5 आया। और यहाँ पर आपको परसेंटेज में पूछा गया है तो आप इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका 50% आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना था, बस इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में ये वाला फॉर्मूला जो है लगा देना था, और मैंने आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है होगा वो 50%, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर रिज लाइन। सबसे पहली बात, रिज लाइन के बारे में हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इन सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, रिज लाइन क्या होता है, ये रिज लाइन क्या करता है, रिज लाइन आपको ये बताता है कि कहाँ पर प्रोडक्शन करना एफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, रिज लाइन जो है एफिशिएंट रेंज ऑफ प्रोडक्शन जो हमें बताती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा रिज लाइन के अंदर यहाँ पर लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, इस हर एक पॉइंट पर ई पर, एफ पर, जी पर, एच पर क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पर अगर कैपिटल की बात करें ए बी सी डी, इन सभी पॉइंट्स पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या रहता है, वो भी आपका 0 रहता है। अगर आपके प्रोडक्शन की बात करें, रिज लाइन से जो बाहर का एरिया है यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो नेगेटिव में रहता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो कैपिटल का प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है रिज लाइन से बाहर की तरफ, ये नेगेटिव में रहता है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक रीजन होता है प्रोडक्शन का, वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज होती है प्रोडक्शन की, हमारी 3 स्टेजेस होती है ना प्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जो रीजन आता है ये सेकंड स्टेज को कवर करता है। ठीक है, ये किस स्टेज को कवर करता है, ये सेकंड स्टेज को जो है प्रोडक्शन की कवर करता है। अगर हम बात करें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर का जब आप फॉर्मूला लगाओगे MPL/MPK, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो इसकी जो रेंज होती है ना 0 से लेकर, यहाँ पर आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो KL आप लगाओगे तो आपका इन्फिनिटी निकल जाएगा। तो ये जो रेंज होती है ये आपकी 0 से क्या होती है, इन्फिनिटी तक होती है। तो रिज लाइन के बारे में आपको इन सब का पता लग गया। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अब आप देखिए, दे आर द सेपरेट एंड रेलिवेंट फ्रॉम इरेलीवेंट पोर्शन ऑफ आइसोक्वांट। ये सही बात है। सबसे पहली बात, आइसोक्वांट क्या कर देता है, ये क्या कर देता है कि ये पूरा आइसोक्वांट है। ठीक है, रिज लाइन आपको ये बता देती है ना कि कौन से हिस्से में आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से हिस्से में प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो रेलिवेंट पार्ट आइसोक्वांट का कौन सा है, इररेलेवेंट पार्ट कौन सा है, तो दोनों को अलग अलग कर देती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अलोंग द रिज लाइन द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज 0 और इन्फिनिटी। तो अभी मैंने आपको बताया था जब हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, लेबर में 0 आएगा, यहाँ पर आपका इन्फिनिटी आएगा। तो आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो 0 से इन्फिनिटी होता है। अभी मैंने आपको समझाया है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, द रेलेवेंट सेगमेंट ऑफ आइसोक्वांट जो है इज अ सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर प्रोडक्शन की कौन सी स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये ऊपर वाला फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, नीचे वाला थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो ये सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। अगला पढ़िए, प्रोड्यूसर विल नेवर वांट टू ऑपरेट आउटसाइड द रीजन ऑफ रिज लाइन। सही बात है, ये भी बात सही है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो कभी नहीं चाहता कि वो रिज लाइन से बाहर, इस रिज लाइन से बाहर प्रोडक्शन करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्रोडक्शन में रहता है तो उसे जो प्रोडक्शन मिलेगा वो नेगेटिव प्रोडक्शन मिलता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि ये उसका एफिशिएंट रीज़न भी नहीं है प्रोडक्शन का। अगला पॉइंट देखिए,
यहाँ पर है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट लेबर एंड कैपिटल इज पॉजिटिव बट डिक्लाइनिंग फॉर द पोर्शन ऑफ आइसोकांट विद इन अ रीजन लाइन। ये भी सही है कि यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बट ये हमारा आइसोकांट होता है वो डिक्लाइनिंग रेशो को जो है वो शो करता है। सेकेंड स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है आपका प्रोडक्शन वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन उसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो रीज लाइन के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। इस क्वेश्चन में दिए गए सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट थी उसमें क्या क्या बातें सही बोली गई है, ऑल द फैक्टर्स में अर्न रेंट। हाँ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है उसमें ये बताया गया है, रिकार्डो ने कहा था सिर्फ लैंड पर ही रेंट मिलता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में बोला गया है जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना वो सभी क्या करते हैं, उन सभी फैक्टर्स पर रेंट जो है कमाया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वो बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। अगला देखिए, रेंट कैन ओनली अर्न इन लॉन्ग रन, ये कॉन्सेप्ट गलत है। रेंट को शॉर्ट रन में भी कमाया जा सकता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में इस बात को समझाया गया है कि रेंट को शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी कमाया जा सकता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, रेंट जो है सिर्फ आप लॉन्ग रन में कमाते हो, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत बोली गई है। अगला बात है ट्रांसफर अर्निंग ऑफ अनयूजुअल फैक्टर इज जीरो। अनयूजुअल मतलब जिसका आप यूज ही नहीं कर रहे, उस फैक्टर की जो ट्रांसफर अर्निंग है, मिनिमम अर्निंग जो होती है वो जीरो होगी, ये बात सही है। ठीक है, ओनली लैंड कैन अर्न रेंट, कि सिर्फ लैंड जो है, लैंड को ही आप क्या दोगे, रेंट दोगे, ये बात गलत है। क्योंकि अभी हमने बात किया जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी से आपको क्या मिलता है, उन सभी से आप रेंट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, रोंग हो गई। बी स्टेटमेंट भी आपकी रोंग हो गई थी एंड डी स्टेटमेंट भी आपकी रोंग हो गई है। उसके बाद एंटायर अर्निंग ऑफ अनयूजुअल फैक्टर, अनयूजुअल फैक्टर की सारी अर्निंग को हम इकोनॉमिक रेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता है रेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र अर्निंग में, एक्चुअल अर्निंग में से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग को माइनस कर देते हैं, तब आपका रेंट आता है। तो वो ये कह रहा है अनयूजुअल फैक्टर की अर्निंग, जो सारी की सारी अर्निंग होती है उसी को हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई, ए सी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट पीछे मैं देख लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया हमारा। हाँ, हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है रह गया पेंडिंग। यहाँ पर 42 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, अ फेयर गेम या फेयर बिट गेम। फेयर गेम जो होती है उसमें एक बात कही जाती है कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ गेम जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। वैल्यू ऑफ गेम जीरो कैसे आएगी, इसमें ये होता है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हम कई बार खेलते हैं ना, हेड टेल के अंदर भी आपने देखा होगा, कई बार हम एक गेम खेलते हैं, हम क्या कहते हैं सामने वाले पर्सन को, अगर हेड आया तो मैं आपको क्या दूंगा, 1 रुपीज़ दूंगा, अगर टेल आया तो आप मुझे 1 रुपीज़ पे करेंगी। ठीक है, अगर हेड आया तो मैं आपको 1 रुपीज़ दूंगा, अगर टेल आया तो आपको 1 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम जीरो कैसे आई, देखिए अगर हेड की वैल्यू 1/2 प्लस अगर टेल आया तो क्या होगा, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई है, जीरो आ गई है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए द एंट्री ऑफ फेयर गेम इज़ ज़ीरो, मतलब एंट्री ऑफ, जो एंट्री फीस होती है फेयर बिट में वो ज़ीरो होती है, ये गलत है। एंट्री फीस जो होती है किसी भी गेम में वो आपकी कुछ ना कुछ लगेगी, वो ज़ीरो कभी नहीं होती। वैल्यू ऑफ फेयर गेम, वैल्यू जो होती है ना फेयर गेम की वो ज़ीरो होती है, लेकिन एंट्री कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अगला पॉइंट देखिए, अ पर्सन हु एक्सेप्ट फेयर बिट इज सेड टू बी अ रिस्क लवर। जो फेयर बिट में ये कहा जाता है कि जो पर्सन होता है ना वो, उसको ज़्यादा पैसे मिलने पर भी, ज़्यादा इनकम होने पर भी, एक्सपेक्टेड इनकम होने पर भी वो रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो इतना रिस्क लेवर नहीं होता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट रोंग है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम
फ्रॉम बिट इज इक्वल टू द सेम अमाउंट ऑफ इनकम विद सर्टेनिटी, कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी ना एक पर्सन को, उसको उतनी ही मिलेगी जितनी की उसे सर्टेनिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/2 आया तो आपको 1 देना है, तो यहाँ पर, और 1/2 मतलब टेल आया तो आप पे करोगे। तो यहाँ पर एक सर्टेनिटी है, इक्वालिटी है, वैल्यू ऑफ गेम 0 है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पर्सन हु रिफ्यूज अ फेयर बिट इज टू बी अ रिस्क न्यूट्रल। नहीं, जो रिस्क ले उठाने का मना ही कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, रिस्क अवर्स कहलाएगा ना, रिस्क न्यूट्रल कैसे हो सकता है। अ पर्सन हु रिफ्यूज अ फेयर बिट, फेयर गेम खेलने के लिए भी अगर कोई मना कर देता है तो वो क्या कहलाएगा, रिस्क अवर्स, कि वो रिस्क से कहीं ना कहीं बचना चाहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आपके ऑप्शंस क्या है, रोंग है, सिर्फ वही एक ऑप्शन जो है आपका क्या है, राइट है। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना 43 तक तो हमने कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज के जो कुछ क्वेश्चंस है एक दो डिफिकल्ट भी है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।